जी, तो दोस्तों बात हो रही थी मोटिवेशन की कि जनाब हम किस तरीके से जापानी ज़ुबान सीखें, बहुत मुश्किल है और जनाब हमसे हो नहीं पा रही, या जो है हम किस तरीके से पढ़ें, थोड़ी सी देर पढ़ते हैं और उसके बाद हम डिसहार्ट हो जाते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों को अपनी लाइफ का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और ये मेरे ज़िंदगी के यादगार वाक़यात में से भी एक वाक़या है। तो होपफुली इससे आपको थोड़ा सा जो है कुछ मदद मिलेगी। इस बारे में मोटिवेशन आपको पैदा होगी कि हम किस तरीके से जापानी ज़ुबान सीखें। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं जापान उस वक्त चला गया था जिस वक्त जापान में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा नहीं होता था। 87 की बात है ये। और उस वक्त जो है वो एक जापान ने वीज़ा जो पाकिस्तानियों के लिए किया वो 1988 के दिसंबर में किया। तो मैं 87 में चला गया था। अच्छा 87 में मैं चला गया। मुझे लैंग्वेजेस का क्योंकि शौक़ था, मैंने उससे पहले जर्मन लैंग्वेज भी की थी, फ्रेंच भी खुद से मैं पढ़ता रहता था। तो मुझे जापानी ज़ुबान सीखने में बड़ा आसानी हुई। मैंने जल्दी से जनाब जापानीज़ लैंग्वेज सीख ली। 6 महीने में मैं ऐसा बोलने लगा था जापानी ज़ुबान जैसे कि लोग समझते थे कि जब मैं फ़ोन पे बात करता था तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि ये कोई फॉरेनर है। जापानी भी ये समझते थे कि ये जापानी ही हमसे बात कर रहा है। तो मैं जो था, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि टैलेंटेड आदमी जो होता है वो गंदे अंडे की तरह ऊपर होता है। कि मैं जो था वो हम जिस अपार्टमेंट में रहते थे 5-6 लड़के साथ रहते थे, तो मुझे काम वाम करना आता नहीं था। तो 6 महीने में मैंने अपने आप को इतना ऊपर कर लिया कि लोगों ने फिर मुझे काम को कहना छोड़ दिया। अच्छा 6 महीने में जनाब मैंने लैंग्वेज सीख ली। जब लैंग्वेज सीख ली तो मुझे पता चला यार जापान में तो पाकिस्तानी गाड़ियों का काम करते हैं। तो मैं गाड़ियों में काम करने वालों के साथ लग गया और मैंने जनाब साल 1.5 साल में मैं एकदम लेविश लाइफ गुजारने लगा। तो जापान में जनाब गाड़ियों का काम, ये बंदा जो है अभी 1.5 साल हुआ है, इसको साल भर हुआ है और ये गाड़ियों का काम कर रहा है और इतना ज़बरदस्त चल रहा है उसका काम। तो लोग बड़े इम्प्रेस होते थे। अच्छा फिर ये हुआ कि जनाब हमने अपार्टमेंट ले लिया एक। जापान में पगड़ी पे अपार्टमेंट मिलते हैं। आप 1 साल का 2 साल का अमाउंट एक साथ दे दें और फिर वो एक तरह की पगड़ी होती है, वो वापस नहीं मिलते वो पैसे। वो एक तरह का जैसे कहते हैं वेयर एंड टीयर जो है उसके पैसे चार्ज करते हैं जापान में। उसके बाद आप मंथली उनको देते रहें। तो हमने वो अपार्टमेंट लेके और 3-4 लड़के अपने साथ रख लिए। अब हम जो है वो एक तरह के शाचो बन गए। शाचो कहते हैं जापानीज़ में बॉस को कहते हैं। अब हम बॉस बन गए जनाब, हम गाड़ियों में काम भी कर रहे हैं। हमने उसी घर को ऑफिस बना लिया, उसी में 4-5 लड़के रख लिए। तो हमारा खर्चा भी किराए का निकलने लगा और हम अपना काम भी ज़बरदस्त करना शुरू हो गए। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 2 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसे तजर्बात हैं जिनको अगर कोई मुझसे कहे कि जनाब मैंने मेहनत की, मुझे उसका फल नहीं मिला, मैं कहूँगा झूठ बोल रहा है। कोई शख्स ये आन के खड़ा हो जाए और मुझसे कहे कि ना मैंने मेहनत तो बहुत की, मुझे उसका फल नहीं मिला, मैं कहूँगा बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेहनत करो और ऊपर वाला तुम्हें उसका फल ना दे। दूसरा बात, कोई एक मुझसे कहे कि जनाब मैंने बड़ा बोल बोला और मुझे उसकी सज़ा नहीं मिली, मैं कहूँगा झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़ा बोल बोलो और उसकी सज़ा ना मिले। अच्छा ये बात हमें बहुत पहले पता चल गई, बहुत पहले से बोला तो बहुत छोटे थे हमें पता चल गई। मैं और हमारे 2-3 कज़न्स थे, वो हम लोग खेला करते थे क्रिकेट। और क्रिकेट में हम लोग सिंगल विकेट खेलते थे कि ना 8 बॉलें तुमने करानी है, 8 बॉलें मैंने करानी है। जिसने ज़्यादा छक्के मार दिए और वो जिसने ज़्यादा माइनस आउट होने के -4 हो गए और बाउंड्री जो तुमने स्कोर की वो जो है वो उससे टोटल किया और पता चला तुमने कितने स्कोर किया, मैंने कितने स्कोर किया। तो हम सिंगल विकेट खेला करते थे। वो सिंगल विकेट हम शर्तें लगा के भी खेलने लगे। 1 रुपये की शर्त हो गई, 2 रुपये की शर्त हो गई, 5 रुपये की शर्त हो गई। बहुत बचपन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, हम लोगों को एक बात समझ में आ गई थी कि जिसने बड़ा बोल बोला वो हार जाता था। बड़ी अजीब बात थी कि जो बड़ा बोल बोलता था वो हार जाता था। तो हम लोग को ये बहुत बचपन में लड़कपन में बात पता चल गई थी कि बड़ा बोल बोलने वाला हार जाता है। तो वो हमने कई दफ़ा आजमाया। एक दिन ऐसा हुआ कि हम में जो सबसे हल्का जो कज़न था हमारा, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं आती थी, वो हमारे साथ, हम तीनों की सिंगल विकेट। हमने ये फैसला किया हम तीनों जो है एक दूसरे से 2-2 मैच खेलेंगे और जो जीतेगा वो हम तीनों में सुपर होगा। अब वो जनाब सिंगल विकेट हुई। हमने जो है वो अपने जो सबसे हल्का कज़न था, हम उसको अपने बराबर का समझते ही नहीं थे। उसने उस दिन जो है वो पता नहीं उसका दिन था, इट वाज हिज डे। उसने जनाब हमें धे मार 4.5 जो हम बॉल कराएं वो छक्का मारे। चलो तुम्हारी, इधर हम बॉल कराएं, इधर हम दोनों कज़न पिट रहे उससे। अब हम दोनों कज़न उससे पिट रहे। आखिरी
जो है वो मैच हो रहा है हमारे एक कज़न का दूसरे कज़न से, और जो दूसरा कज़न जो सबसे हल्का था जिसका हमने नाम प्रिंस उसका नाम है, तो वो हमें जो है चढ़ के खेल रहा, वो हम दोनों को मार रहा। तो जो दूसरा कज़न था कमर अख्तर, हमारे कज़न का नाम है, कमर अख्तर ने कहा आन के मुझसे कहा, मैं विकेट कीपिंग कर रहा और ये जनाब हम दोनों को कुट लगा रहा। तो कमर अख्तर मेरे पास आया, उसने कहा कमर गौहर ये बड़ी हैरानी की बात नहीं है, मेरा घर का नाम गौहर है, शायरी में भी तखल्लुस गौहर के नाम से करता हूँ। तो उसने कहा यार गौहर आज देख रहे हो कि ये हमें कैसे बड़े बोल बोल रहा है, ये कह के मार रहा है, अरे जाओ तुम लोग साला तुम्हें देख लूँगा। और वो बॉल कराए, हम बॉल कराए, वो दे मार छक्के, हर बॉल पे छक्का चौका, और वो बोले जा रहा, बड़े बोल बोल रहा। तो कमर ने मुझसे कहा कि यार ये गौहर ये देख रहे हो तुम कितने बड़े बड़े बोल बोल रहा है। मैंने कहा हाँ यार ये बड़े बोल बोल रहा है और ये हार भी नहीं रहा। बस हम दोनों को एकदम जोश आ गया, हमने कहा बस अगर कोई ऊपर वाली ताकत है, कोई अल्लाह ताला है जिसको आप भगवान कहते हैं कि कोई भगवान है, तो इसको सज़ा मिलेगी और ये हारेगा, और अगर नहीं हारा तो हम समझेंगे कोई गॉड वॉड नहीं है। ये हम लड़कपन की बातें कर रहे हैं जब हम 17-18 साल के 16-17 साल के थे। तो वो जनाब हमने कहा कि अगर आज ये जीत गया हम लोग दोनों से तो हम समझेंगे कोई गॉड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो जनाब ये बात करके कमर अख्तर बॉलिंग एंड पे गया, उसने बॉल कराई, उसने वही बड़ा बॉल बोल के घुमाया, बल्ला घुमाया, बॉल बल्ले से लगी और ऊपर खड़ी हो गई, उसने कैच कर दी। और उसके बाद जितनी भी जो है उसने बॉलें की वो आउट होता चला गया, और हम दोनों हंस के हमारा बुरा हाल, हमारे दोनों कज़न्स का। और ये तीसरा कज़न प्रिंस हैरान हो रहा है कि हम क्यों हंस रहे हैं, और हम इस बात पर हंस रहे हैं कि यार देखो ऊपर की कोई ताकत है जिसने हमारी बात सुन ली और इसको हराया। तो हमें ये, मैं आपको ये वाक़या इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे साथ बहुत बचपन में हो चुका था, लड़कपन में, तो हमें पता था कि बड़े बॉल का जो है वो सज़ा मिलती है। ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, ये दो बातें हैं कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और बड़े बॉल की सज़ा ज़रूर मिलती है। अब आ जाएँ दोबारा उसी वाक़े पे कि हम 1.5 साल में जापान में पैर गए और जनाब हमने जो है वो छा गए जापान में, गाड़ियों का काम कर रहे हैं, ये वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा। और जनाब अब हमने अपने छोटे भाई को बुला लिया पाकिस्तान से, हमने कहा भाई तुम भी आ जाओ, तुम यहाँ पे अपने कमाई करो और मैं अपना गाड़ियों का काम कर रहा हूँ, मिलजुल के जो है वो अपने कमाएंगे, मैं भी कमा रहा हूँ तुम भी कमाओ। अब वो छोटे भाई को बुला लिया अब वो छोटे भाई को बुला लिया, छोटा भाई मेरे पास आया, थोड़े दिन रहने लगा, ऐसी बातों बातों में मेरे साथ गाड़ी पर ड्राइव कर रहा था। उसने कहा भाईजान अब आपका जो 2 साल का हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा था 2 साल का, ये ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा यार ये बात छोड़ दो, क्या करूँगा, अब मैं जापान की जड़ों में बैठ गया हूँ, अब जापान मुझे निकाल नहीं सकता। ये मैं बात अभी भी कह रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, मुझे वो ज़िंदगी भर में वो फीलिंग नहीं भूल सकता कि जो जुमला मुझे अपना ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो मैंने जापान की जड़ों में बैठ गया हूँ, अब मैं जापान में मुझे कोई निकाल नहीं सकता, अब जापान से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं इनकी जड़ों में बैठ गया हूँ। ये बात ऊपर वाले को बुरी लग गई, ऊपर वाले ने मेरी बात पकड़ ली, अच्छा तो इतना बड़ा बोलने लगा। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि मैं जिस अपार्टमेंट में मैंने अपने नाम से लिया हुआ था, उस अपार्टमेंट में आग लग गई। वो नए लड़के रखे थे, और नए लड़के एक साहब जो थे वो जब चाय उन्होंने केतली जो है चूल्हे पे रखी और जाके नहाने चले गए। वो नहाने चले गए तो वो केतली जो है उबलते जो है वो पानी उसका उबलने लगा, फिर वो आग पकड़ ली किसी तरीके से। लकड़ी के तो घर होते हैं, वो लकड़ी घरों में आग लग गई। और वो आग लगी तो ये भाग के बाहर आके इन्होंने मुझे किसी तरह फ़ोन किया। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो शुजा तुम्हारे घर में आग लग गई, और ये मैं भाग के आया। जब तक मैं आया, जब तक वो फायर ब्रिगेड वगैरह आ चुकी थी, अच्छा खासा घर का नुकसान हो चुका था। अब वो घर का नुकसान हो चुका था, घर का मालिक मकान आ गया, उसने मेरे पर केस कर दिया और वगैरह वगैरह, वो एक लंबी कहानी है। उसमें क्या हुआ कि जो भी कुछ भी मैंने कमाया था, जो गाड़ियों का काम अभी मैंने शुरू किया था, वो सब जो है वो ज़ीरो हो गया। मैं दोबारा सड़क पे आ गया और मैंने एक साइकिल ख़रीदी और एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, और वो मैं फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी। अच्छा, ये हम कर रहे हैं तो इस दौरान क्या हुआ कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया। अब वीज़ा बढ़ाने का तरीका ये था कि भाई आपने जो है वो अब पैसे यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। मेरे ऊपर अचानक ये उफ्ताद आ पड़ी कि मेरा घर जल गया, मैं तो बिखर गया, सारे कमाई वमाई सब इधर उधर हो गई, तो मैं तो परेशान हो गया। वो सारे घर की पेमेंट करा के मैं ज़ीरो हो गया। तो मैं जनाब दोबारा जो है वो फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी, और अभी मैं मजदूरी शुरू ही की थी कि वीज़ा ख़त्म हो गया। 2 साल का वीज़ा था, उसको एक्सटेंड नहीं कर पाया क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी थी, या बिज़नेस अगर कर रहा था तो बिज़नेस में अमाउंट शो करना था, वो सब मैं कर नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि मैं ओवर स्टे हो गया, यानी गैर कानूनी तौर पर रहने लगा मैं। अभी ये काम करते हुए मुझे वीज़ा ख़त्म हुए 15 ही दिन हुए थे
कि घर पे अचानक रेड पड़ गई। पुलिस जो थी वो गैर मुल्कियों को नज़र में रखती थी। उन्होंने जाने किसी ने कंप्लेन की या क्या हुआ, बाहर पुलिस ने छापा मारा और हम सब पकड़े गए। तो वो जनाब ठाकुर जो था पुलिस वाला वो आ गया और ठाकुर ने जो है वो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी, पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ, 5 पुलिस वाले इधर और 5 पुलिस वाले उधर। और ठाकुर से मैंने बहुत कहा कि ठाकुर ये फंदा खोल दे, मगर ठाकुर ने कहा कि ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। तो वो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ गया। तो बड़ी इज्जत से मुझे वो फिंगरप्रिंट लिए गए, गले में तख्ती डाली गई, साइड से फ़ोटो, इस साइड से फ़ोटो, और बड़े फ़ोटो खींच खाच के उन्होंने मुझे पकड़ के डिपोर्ट कर दिया। वो डिपोर्ट जब मैं हुआ तो मैं समझ में आ गई मेरे बात कि ये परवरदिगार ने मुझे सज़ा दी है। मैंने बड़ा बोल बोला था, उसकी मुझे सज़ा मिल गई। 12 सो मैं वापस आ गया। वापस आके मैं फिर अपने अब्बा के काम में लग गया। लैंड सर्वे का हमारा काम था, वो मैं काम करने लगा। और जनाब इत्तेफाक ये हुआ कि मैं एक दफ़ा जापान कौंसलेट के सामने से गुजरा था। ये सारी कहानी आपकी सुनी हुई है कि जापान कौंसलेट से मैं गुजर रहा था, वहाँ पे दाखिले जारी हैं लिखा हुआ था। उसमें मैंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेके मैंने मेहनत करके N1 पास किया। N1 पास करने के बाद मैं टीचर लग गया और टीचर लग के मैंने वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जापान गवर्नमेंट ने मुझे स्कॉलरशिप पे 1 साल के लिए टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स पर भेज दिया और उसके बाद मैं 2000 तक पढ़ाता रहा। गर्ज ये कि वो एक फिर सक्सेस की कहानी दोबारा शुरू हो गई। तो जब मुझे दोबारा स्कॉलरशिप पे भेजा गया 95 के अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर में, तो मुझे वो लम्हात याद आ रहे थे जब मैं जापान एयरपोर्ट में अराइवल हुआ है मेरा। तो मुझे वो लम्हात याद आ रहे थे जब मुझे हथकड़ियाँ डाल के और गिरफ़्तार करके मुझे जापान से निकाला गया था। तो निकाला क्यों गया था? मेरे बड़े बोल की वजह से निकाला गया था। और मैं वापस कैसे आया? अपनी मेहनत की वजह से आया। तो याद रखिए, ज़िंदगी में कभी बड़ा बोल मत बोलिए और कभी ये मत सोचिए कि मैं मेहनत करूँगा तो इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। मेहनत का फल ऊपर वाला देता ही देता है। बड़े बोल की सज़ा मिलती ही मिलती है, मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। इस बात का विश्वास कर लीजिए, यकीन कर लीजिए, इस बात को पत्थर पे लकीर समझ के लिख लीजिए कहीं कि ये ऐसा होता ही होता है। कोई भी कहेगा फलाने ने गुरूर किया था उसको सज़ा नहीं मिली, नहीं मिलती, जल्द या बदेर मिलती ज़रूर है, इसी दुनिया में मिलती है। बाकी तमाम आपके पुण्य और क्या है वो पाप या गुनाह सवाब जो कुछ भी है उन सब का जो फल मिलेगा वो एक आखिरत वाले दिन, या जैसे हम कहते हैं रिसरेक्शन डे, उस दिन मिलेगा, क़यामत के दिन मिलेगा। लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इनका फल या इनकी सज़ा इसी दुनिया में मिल जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जापानी ज़ुबान में ये सब सोच के कि जनाब कैसे होगा क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मेहनत की। तो जब आदमी को जापान से डिपोर्ट किया जाता है तो वो सोच भी नहीं सकता कि वो दोबारा जापान जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर मैं दोबारा जापान गया और इस तरीके से गया, इस इज़्ज़त से गया कि मुझे एज ए टीचर लिया गया, मुझे स्कॉलरशिप मिली और मुझे इज़्ज़त से मैंने 1 साल की पूरी ट्रेनिंग की। और वहाँ पे जो हमें लाइफ हमें जो मिली, जो हमें घुमाया गया, पूरे जापान घुमाया गया, जो जापान का कल्चर हमें दिखाया गया, तो हमें ऐसा जैसे कि प्रिंस की तरह जो है मैंने वो 10 महीने 1 साल गुजारा। वो बहुत अच्छा मेरी ज़िंदगी के यादगार दिन थे कि मुझे ज़िल्लत के बाद दोबारा इज़्ज़त मिली थी, इसलिए मैं वो लम्हात, वो वक्त नहीं भूल सकता। तो सवाल ये है कि अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते हैं और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हम जापान कैसे जाएं, हाउ डू वी गो टू जापान। और मेरे पास उसका जवाब सिर्फ ये है कि आप दिल लगाकर जापानी सीख लें। आप N2 N1 ना कर सकें तो N2 भी कर लें तो आपको कोई जापान जाने से नहीं रोक सकता। जापान को दुनिया भर से वर्कर चाहिए और ऐसे वर्कर जिनको जापानी ज़ुबान आती हो उनको हाथों हाथ लेता है जापान। तो लैंग्वेज जो है वो एसेंशियल है। आप लैंग्वेज सीख लें, खुद ब खुद जापान के रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आज फिर इस बात को कह के ख़त्म करते हैं कि बड़ा बोल कभी ना बोल और मेहनत पर यकीन रखिए कि मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। मुमकिन ही नहीं है, इस बात को बिल्कुल यकीन कर लीजिए कि आप मेहनत करें और फल ना मिले, मुमकिन नहीं है। अब आप कहेंगे वो पठान जो है सारा दिन खड्डे खोदता है और उसको क्या मिलता है, उसका तो गुजारा भी नहीं होता। जी, उस पठान को पता है क्या मिलता है? वो 80 साल का पठान, अगर हम जैसे हम तो खैर मैं जवान की बात करूँ कि जवान आदमी की आप 20-25 साल के जवान की कलाई पकड़ ले तो आप उसको छुड़ा नहीं पाएंगे। उसको मेहनत का सिला क्या मिला? परवरदिगार ने उसको ताकत दे दी।
उसको कोई बीमारी नहीं होती, कोई उसको ब्लड प्रेशर नहीं होता, कोई उसको शुगर नहीं होता। हमें क्या होता है, हम 40 क्रॉस करते हैं कि हमें दिल की प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। उस मेहनती आदमी को कुछ नहीं होता। तो मेहनत का सिला उसको कैसे मिलता है, उसकी सेहत अच्छी रहती है। तो मेहनत का सिला मिलता ही मिलता है, इस बात को पक्का कर लीजिए। मेहनत कीजिए, आपको जापान जाने से कोई नहीं रोक सकता।